हेलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। वेलकम है। दोस्तों देखिए, हम आज बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसके बारे में। स्थापना करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसके बारे में। और दोस्तों देखिए, अब हम इस लेक्चर में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। तो चलिए इस सेशन को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों देखिए, अब हम इस लेक्चर है उसके बारे में। दोस्तों देखिए, हम जब बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इससे पहले दो लेक्चर हमने किए थे और उसमें हमने बात की थी मोहम्मद गोरी की और गजनी की। तो देखिए, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन जो है हम करेंगे। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो था वो कौन था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। आप जानते हो कि हमने पहले लेक्चर में बात की थी महमूद गजनी की, जो आपके गजनी से आया था। सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी मोहम्मद गोरी की, जो आपके गोर प्रदेश से आया था और जिसने 1191 और 1192 के आपके तराइन के जो युद्ध थे उस। तो आप जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उससे पहले इसका आया था मोहम्मद गोरी, और ये मोहम्मद गोरी जो था इसका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में जाके आपके क्या किया था, दिल्ली सल्तनत जो थी उसकी स्थायी रूप से आपकी स्थापना की थी, और जो लगभग आपके 1206 से लेके और 1526 तक चलती रही थी। इस दिल्ली सल्तनत में आपके कई वंश आए थे। पहला जिसे ये ऐबक जो है उसके बाद इल्तुतमिश आया था, फिर आपका ऐबक ऐबक के बाद में आराम से आया था, फिर आपका इल्तुतमिश आया था, रजिया सुल्तान आई थी, तुगलक वंश आए थे। तो कई सारी चीजें जो है वो एक साथ आपकी चली थी। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर जो है हम पहले जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत से पहले जानने के लिए हमें दिल्ली के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पर्सन यही आता है कि दिल्ली क्या है। तो व्हाट इज दिल्ली, या दिल्ली जो है वो क्या है, दिल्ली के बारे में हमें जानकारी आवश्यक है। दोस्तों देखिए, पहले हम बात करते हैं कि इस दिल्ली का नाम कैसे पड़ा और इसका इतिहास क्या है। दिल्ली को दोस्तों देखिए, भारतीय जो महाकाव्य है उसमें आपका महाकाव्य कौन कौन से, एक रामायण और दूसरा जो है आपका महाभारत है। और इसी महाभारत में आपका दिल्ली जो थी वो क्या थी, प्राचीन इंद्रप्रस्थ उसको कहा जाता था, या प्राचीन इंद्रप्रस्थ जो आपका राज्य था उसकी दिल्ली जो थी वो क्या थी, प्राचीन इंद्रप्रस्थ की राजधानी के रूप में उसको जाना जाता था। 19वीं शताब्दी आते आते 19वीं शताब्दी के आरंभ तक दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नामक गांव भी हुआ करता था, जिससे ये पता चलता है कि दिल्ली जो है उसको वहां पे क्या था,
इंद्रप्रस्थ जो है वो गांव भी वहां पे दिखाई देता है। और अभी जो भारतीय पुरातत्व है, आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे जिन्होंने किया, इसमें भी ये खुदाई के आपके साक्ष्य मिले हैं कि दिल्ली और इंद्रप्रस्थ जो दोनों है वो वहां पे पाए गए। ये जो भित्ति चित्रण भी मिले इसमें दोस्तों, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग आपके 1000 वर्ष पूर्व के ये भित्ति चित्रण है, और इसी से जो है वो दिल्ली के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लेकिन उस समय के जनसंख्या का कोई परिणाम जो है वो नहीं मिलता था कि कितने लोग जो है वो आपके दिल्ली में रहते थे और कितने नहीं रहते थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। दोस्तों पुरातात्विक रूप से अगर बात करें तो सबसे पहला प्रमाण जो है वो क्या है, मौर्य काल का। और मौर्य काल जो है वो आपका कब का है दोस्तों, 300 ईसा पूर्व से। तब से निरंतर यहाँ पे जनसंख्या होने का प्रमाण जो है वो मिलता है। दिल्ली के अंदर जनसंख्या जो है उसका प्रमाण सबसे पहले कब मिलता है दोस्तों, मौर्य काल से। और मौर्य काल कब का है आपका, 300 ईसा पूर्व का। यहाँ से बाद में 300 ईसा पूर्व के बाद में आपका दिल्ली में पीपल रहते थे, जनसंख्या रहती थी, ऐसा प्रमाण हमें मिलता है। इसमें 1966 में अशोक का एक शिलालेख था जो 273 से लेकर 300 ईस्वी पूर्व का है, दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में पाया गया है यहाँ पे। और ये शिलालेख जो है जो प्रसिद्ध लोहे स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है, और अब इसको कुतुब मीनार के अंदर आपको देख सकते हैं। तो ये जो सोर्स था हमारे पास में मौर्य काल वाला, इससे दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन जो आई आपकी, उसकी जानकारी जो है वो हमें मिलती है। इस स्तंभ का को अनुमानित है आपके गुप्त काल जो 900 से लेके आपका और 600 के आसपास है, इसमें बनवाया गया था, और बाद में 10वीं सदी में इसे दिल्ली लाया। ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि ये पहले का नहीं है, ये आपका गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था और 10वीं शताब्दी में इसको दिल्ली लाया गया था। ये जो लोहे स्तंभ है ये कुतुब मीनार परिसर का नहीं है दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य स्थान से यहाँ पे लाया गया, और संभवतः है तोमर राजा अनंगपाल सेकंड जो था वो 1051 से 1081 है, इससे मध्य भारत के उदयगिरी नामक स्थान से लाए थे। तो ये जो आपको मिलता है ये वहीं का नहीं है दोस्तों, इसको कौन लाए थे, उदयपाल लाए थे, ऐसा माना जाता है। और 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच लोहे स्तंभ को दिल्ली में स्थापित किया गया था। उस समय दिल्ली में राजा तोमर था, अनंतपाल द्वितीय, और वही लोहे स्तंभ को दिल्ली लाया था, जिसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, हमें पृथ्वीराज रासो में मिलता है। जबकि फिरोज शाह तुगलक जो है वो 13वीं शताब्दी में दिल्ली का राजा बना था, वो कैसे 10वीं शताब्दी का इसे ला सकता है। तो दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है दोस्तों, उसके बारे में ये बात कर रहा है, जो कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो 2 आपके अभिलेख जो है वो दिल्ली में लाए थे। लेकिन ये सारी की सारी जो स्टोरी है वो हमें ये बताती है कि ये तो आपके 10वीं शताब्दी में, 10वीं ईसा पूर्व में ही आ गए थे, 10वीं सदी में आ गए थे, 10वीं ईस्वी में ही आ गए थे। तो फिर आगे जाके तुगलक वंश जो है वो 13वीं ईस्वी में ऐसे कैसे ला सकता है, ये केवल और केवल क्या है, आपके जो वहां पे फारसी और अरबी जो आपके लेखक थे उनकी मन घटित कहानी है। हालांकि ये जो शिलालेख है ये पहले ही यहाँ पे दिल्ली में स्थापित हो चुके हैं। तो एक तो ये कंफ्यूजन था हमारे। अब चंद्रबरदाई जो है दोस्तों, उसने किसकी रचना की थी, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। इसमें उसने कहा था कि राजा अंगनपाल जो है उसको दिल्ली का संस्थापक बताया। ये कौन बताता है दोस्तों हमें, पृथ्वीराज रासो जो है वो कहता है कि तोमर राजा अनंगपाल जो है वो क्या है, आपका दिल्ली का संस्थापक है, दिल्ली को बसाने वाला है। ये दिल्ली को बसाने वाला है आपका। अब दोस्तों देखिए इसमें कि ऐसा माना जाता है कि उसने ही जो आपका लाल कोट है, लाल कोट का निर्माण करवाया था और लोहे स्तंभ दिल्ली लाया था। दिल्ली में तोमर वंश का शासनकाल जो दोस्तों वो 900 से लेके 1200 ईस्वी तक का माना जाता है। दिल्ली या दिल्ली का शब्द भी कई बार उसके लिए यूज होता है, दिल्ली का या दिल्ली का। इसका सबसे प्रयोग, पहला जो शब्द का प्रयोग है वो उदयपुर से एक शिलालेख प्राप्त होता है, जिसका समय 1170 के आसपास है। उसमें दिल्ली या दिल्ली का या दिल्ली का शब्द पहली बार हमें देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि 1316 ईस्वी तक ये हरियाणा राज्य की राजधानी भी रही थी,
और 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत की राजधानी जो है वो बनी थी, और जिसमें आपके क्या थे, खिलजी वंश था, जिसमें अलाउद्दीन और जलालुद्दीन खिलजी है, तुगलक में फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ये है सब, सैयद वंश था और लोधी वंश था जिसमें सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी है, ये सब जो है वो दिल्ली के अंदर रहे थे। तो कुल मिला के अभी तक हमने बात की है कि दिल्ली की स्थापना के लिए ये कहा जाता है कि जो दो हबीले जो मौर्य काल के थे वो कौन लाया था, वो आपके तुगलक लाया था, फिरोज शाह तुगलक लाया था, लेकिन ऐसा सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो है वो क्या बताता है कि ये राजा अनंगपाल जो है वो लाया था और इसी ने दिल्ली की स्थापना की थी। और दिल्ली शब्द या दिल्ली का उल्लेख जो है वो सबसे पहले हमें कहाँ पे मिलता है, उदयपुर से एक शिलालेख प्राप्त होता है जिसके अंदर इसका शब्द का पहला उल्लेख मिलता है। तो ये कुछ बातें जो दिल्ली के संबंध में हमने की है। अब देखिए दोस्तों, दिल्ली के शासक जो थे वो आपके कौन कौन थे, दिल्ली के कौन कौन से शासक है। पहला आता है, इसमें ऐसा नहीं था कि केवल और केवल आपका जो है वो सीधा ही आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, ऐसा नहीं है। पहले आपका इसमें आता है राजपूत वंश, और राजपूत वंश में भी दो आपके वंश है, पहला आपका तोमर वंश और दूसरा आता है आपका चौहान वंश। अनंगपाल इसका राजा होता है तोमर वंश का, और जिसका समय जो है वो आपका आरंभिक 12वीं शताब्दी से लेके मीन्स 1100 से लेके और 1165 के आसपास तक का इसका राजा अनंगपाल जो दिल्ली का शासक होता था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दिल्ली की जो स्थापना करने वाला वही व्यक्ति था, उसका समय ये माना जाता है। उसके बाद दिल्ली में चौहान वंश की स्थापना होती है, और चौहान वंश जो था इसका जो समय था वो 1165 से लेके 1192 है, और इसमें आप किसको मानोगे, इसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो था उसका था, हमने कल पढ़ा भी था कि 1191 में आपका तराइन का फर्स्ट युद्ध और 1192 में आपका तराइन का सेकेंड युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज हार जाता है। और यहाँ से 1192 में जैसे ही हारता है वो, तो उसके बाद किसकी स्थापना होती है दोस्तों, इसके बाद आपकी स्थापना होती है प्रारंभिक तुर्की शासकों की। इनका समय 1206 से लेके 1290 तक का है। तो जो राजपूत वंश का टाइम था वो आपका 1130 से लेके और 1192 तक का था। इस 1192 से लेके दोस्तों 1206 तक है वो युद्ध चलते रहे, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रारंभिक जो आपके तुर्की थे उनका ही ये कालक्रम मान सकते हैं। इसके बाद प्रारंभिक तुर्की जो है उनका 1206 से लेके स्थायी शासन यहाँ पे हो जाता है 1290, जिसमें पहला आपका आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका टाइम जो है वो 1206 से लेके आपका और 1210 तक का होता है। नेक्स्ट आता है आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसका टाइम 1210 से लेके और 1236 तक का होता है। तीसरा दोस्तों इसमें आता है इसकी बेटी रजिया सुल्तान, जिसका कालक्रम 1236 से लेके 1240 तक का होता है। इसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन, जिसका टाइम 1266 से लेके और 1287 तक का होता है, और इससे पहले भी 40 से लेके 66 तक भी वही जो है आपका कुल मिला के राज करता है। अब इसमें आगे देखिए दोस्तों, ये आगे इसमें आता है आपका खिलजी वंश। इसमें आगे क्या आता है आपका खिलजी वंश आता है, और खिलजी वंश जो है वो 1290 से लेके 1320 तक का इसका कालक्रम। इसमें दो मुख्य होते हैं जलालुद्दीन और अलाउद्दीन। जलालुद्दीन का अलग काल होता है 1290 से लेके 1296 तक का, और इसका अलाउद्दीन जो है 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक का इसका कालक्रम होता है। इसके बाद आता है तुगलक वंश, और तुगलक वंश का कालक्रम है दोस्तों 1320 से लेके 1414 तक। तो इसका लंबा टाइम पीरियड है, जिसमें आपके तीन शासक होते हैं, पहला गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का टाइम है 1320 से लेके 1324, इसका है 1324 से लेके 1351 तक का, और इसका है 1351 से लेके 1388 तक का।
दोस्तों इसके बाद जो है वो आपका आता है सैयद वंश, जो 1414 से लेके 1451 तक का इसका टाइम पीरियड। इसमें आता है आपका खिरज खान। उसके बाद लोधी वंश की स्थापना होती है 1451 से 1526 तक। और 1526 में आप जानते हो दोस्तों बाबर का आक्रमण होता है और बाबर का जो है मुगलों का यहाँ पे राज स्थापित हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस तरह जो है ये दिल्ली के एक प्रारंभिक राजपूत शासक से लेके और आपके जो लोधी वंश है वहां तक का जो है हमने बता दिया। ये कुछ चित्र है जैसे अलाई दरवाजा का है, ये कुछ मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक का जो मकबरा है। लेकिन कुल मिला के हमें इसमें जो जानना था वो यही जानना था कि कहीं ना कहीं इनका कालक्रम आपका क्या क्या कालक्रम है। तो कुल मिला के कहें तो 1130 से लेके और 1526 तक जो था वो क्या था आपका मध्यकाल का फर्स्ट भाग था, जिसमें आपका प्रारंभिक जो तुर्क शासक है उससे लेके और बाद के जो शासक है उन तक का, और जहां तक उनका पतन होता है दिल्ली सल्तनत का, वहां तक का काल क्या है 1130 से लेके 1526 तक का माना जाता है। अब चलिए दोस्तों इसमें आगे देखते हैं। अब आता है दोस्तों आदि तुर्क। आदि तुर्क जो है उनका कालक्रम क्या है? आदि तुर्कों का जो आपका कालक्रम है दोस्तों वो क्या है, वो 1206 से लेके 1290 तक का माना जाता है। ये जो कालक्रम है इसमें आपका उत्तरी भारत के कुछ भागों पर जिन तुर्की शासकों ने शासन किया था उन्हें क्या कहते हैं, हम आदि तुर्क कहते हैं। कि प्रारंभिक जो तुर्क है, कई बार प्रारंभिक तुर्क भी कहा जाता है, कई बार आदि तुर्क भी इनको कहा जाता है। इनका कालक्रम है वो 1206 से लेके 1290 तक का है आपका। और इनके जो इतिहास लेखन है वो किस भाषा में हुआ था, यहाँ पे फारसी। इसीलिए फारसी इतिहासकारों ने मुहिजी, कुतबी, सम्मी और बलबनी वर्गों में इनको बांटा है। कि ये जो कालक्रम था इसमें आपके कुतबी थे, मुहिजमी भी थे और सम्मी भी थे और आपके बलबनी वर्ग भी शामिल थे। अब दोस्तों देखिए आधुनिक जो इतिहासकार है या आधुनिक जो लेखक है इन्हीं सब का नाम क्या दे दिया, पठान दे दिया, गुलाम दे दिया, आरंभिक तुर्क दे दिया, मामलुक वंश दे दिया इनका नाम, और इलबारी वंश दे दिया। ये सब किसके नाम है? मुइजी, कुतबी, सम्मी और बलबनी जो है इसको अब नए नामों से संबोधित करने लग गए। अब देखिए वास्तव में इस वंश का जो है वो कालक्रम दोस्तों 3 भागों में हम बांट सकते हैं। ये जो 1206 से लेके 1290 तक का कालक्रम है दोस्तों, इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले आप देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कालक्रम 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक होता है। इसके बाद इल्तुतमिश का कालक्रम 1210 से लेके 1266 तक का होता है। इसके बाद बलबन जो है वो 1266 से लेके 1290 तक। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका शॉर्ट आपका टाइम पीरियड था, छोटा आपका टाइम पीरियड था। देन उसके बाद जो आता है वो आता है आपका इल्तुतमिश, और देन उसके बाद जो आता है वो आता है आपका बलबन। तो दोस्तों अब ये कालक्रम की बातें भी हमने कर ली, और अब हम कहते हैं कि इनको क्या कहा जाए, दास कहा जाए या मामलुक कहा जाए या आदि तुर्क कहा जाए, किस नाम से इनको संबोधित किया जाए, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए कि वे निश्चित रूप से पठान आपके नहीं थे। ये कहते हैं कि वो निश्चित रूप से पठान नहीं थे, इसलिए उनको पठान कहना उचित नहीं है। तो अब पठान कहना भी उचित नहीं है। तो हमने देखा था कि मोहम्मद गोरी जो था उसका गुलाम कौन था, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम था वो। तो गुलाम था या दास कह लीजिए, उसको दास था। तो क्या इस वंश को या इस प्रारंभिक जो कालक्रम है इसको दास या गुलाम कहना भी उचित है? तो गुलाम या दास भी इसको दोस्तों नहीं कह सकते, क्योंकि गुलाम वंश के शासक जो है वो कभी गुलाम रहे ही नहीं। अब ये गुलाम वंश जो है इसके शासक कभी गुलाम नहीं रहे, तो इसलिए इसको गुलाम वंश कहना भी उचित नहीं। इस तीनों वंश के संस्थापकों में से ऐबक की बात करें या इल्तुतमिश की बात करें या बलबन की बात करें, तीनों गुलाम थे। लेकिन इसमें से इल्तुतमिश और बलबन की बात करें दोस्तों तो वो पहले ही आपके क्या हो गए, राजा बनने से पहले ही आपके दासता से मुक्त हो गए थे। हमने जाना था कि मोहम्मद गोरी जो था
उसके पास दो दास थे। पहला जो दास था वो कौन था, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था, इल्तुतमिश था। लेकिन मोहम्मद गोरी ने जब लड़ाइयां लड़ी और इल्तुतमिश ने उसकी लड़ाई में भाग लिया, तो उससे खुश होकर इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी को आदेश दिया, इल्तुतमिश जो है उससे दासता से मुक्त कर दिया जाए। तो दासों का दास जो है वो कौन कहलाता है, आपका इल्तुतमिश, क्योंकि वो किसका दास था, वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का था, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका था, आपका मोहम्मद गोरी का था। लेकिन दासों का दास जो है वो पहले ही आपका शासक बनने से पहले ही दासता से मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब इल्तुतमिश और बलबन जो है वो दास थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं शासक बनने से पहले आपके दासता से मुक्त हो गए। तो इस पूरे कालक्रम को अगर ऐबक को छोड़ दे तो कोई जो है आपका दास नहीं था, गुलाम नहीं था। तो क्या इसको दास जो है या गुलाम वंश जो है वो उचित प्रतीत होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वो मुक्त हो चुके थे। तो इसलिए इसको दास वंश या गुलाम वंश कहना भी आपका उचित नहीं है। अब दोस्तों इतिहासकार हबीबुल्लाह के अनुसार उनको मामलुक कहना उचित होगा, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न वंशजों में से थे, और साथ ऐसा नहीं था कि ये तीनों इलबारी तुर्क हो। अब दोस्तों हबीबुल्लाह जो है वो कहते हैं, इन्होंने नया नाम दिया इस वंश को, वो है मामलुक। और मामलुक किसको कहा जाता है, मामलुक उसको कहा जाता है जो कि अपने माता पिता जो होते हैं उनके वो कभी दास नहीं रहे, वो स्वतंत्र हो। अगर स्वतंत्र माता पिता से कोई उत्पन्न होती है संतान, तो उसको हम क्या कहते हैं, मामलुक के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों के माता पिता क्या थे, स्वतंत्र थे। तो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न होने के कारण हबीबुल्लाह ने ये परिभाषा दी, जो कि आपकी सर्वमान्य भी मानी जाती है। उन्होंने कहा कि इस वंश को मामलुक वंश कहना उचित होगा। और वो कहते हैं कि ये तीनों जो थे वो इलबारी तुर्क नहीं थे, इसमें से केवल इल्तुतमिश जो था वो ही इलबारी तुर्क था। अजीज अहमद ने इन राजवंशों के सभी शासकों को प्रारंभिक तुर्क कहा था। तो इनके कुल मिला के जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ना तो इसको आपका दास कहा जाता, ना इसको गुलाम कहा जाता। इनके दो नाम प्रचलन में आए। पहला नाम मामलुक आया, जो आपका इतिहासकार जो है हबीबुल्लाह देते हैं, और वो कहते हैं कि ये स्वतंत्र माता पिता से हैं, इसलिए इसको आपका क्या नाम दिया जाए, मामलुक वंश क्या कहा जाए। और दूसरा आता है अजीज अहमद, और वो ये कहते हैं कि इन सभी शासकों को प्रारंभिक तुर्क कहा जाए। प्रारंभिक तुर्क जो है वो सही नाम है इनके। तो ये दो नाम जो है, या इस वंश के दो नाम हमारे पास में निकल के आए। दोस्तों मामलुक का मैंने पहले ही बता दिया था, दास या मामलुक का अर्थ होता है जन्मदात। दास दास का अर्थ होता है जन्मजात जो दास होता है, जबकि मामलुक का अर्थ होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। दास इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न होते हैं, इनके माता पिता कभी दास नहीं रहे। और मामलुक का मतलब मामलुक का मतलब होता है कि इनके माता पिता जो है कभी दास नहीं रहे। दास का मतलब होता है कि उसका पिता जो थे या उसकी माता जो थी वो भी दास थे, फिर उससे उत्पन्न संतान हुई वो भी दास है, फिर उससे उत्पन्न संतान हुई वो भी दास है। कहीं ना कहीं ये क्रम दासों का चलता रहता है, उसको तो हम क्या कहेंगे, दास कहेंगे। लेकिन केवल और केवल उसके माता पिता नहीं थे, केवल उसका बेटा जो दास के रूप में किसी के हाथ में आए हैं, तो उसको दास नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि जो हमारे शुरुआती जो प्रारंभिक तुर्क है, जो कालक्रम था आपका 1206 से 1290, इसको किस नाम से जाना जाएगा, इसको दो नाम दिए हैं। अजीज अहमद कहता है इनको प्रारंभिक तुर्क कहा जाए, जो भी आपकी सर्वमान्य परिभाषा है। दूसरा जो आपका हबीबुल्लाह है वो कहते हैं कि इनको आपका मामलुक कहा जाए, तो वो मामलुक भी आपकी क्या है, सर्वमान्य परिभाषा है। दोस्तों आप देखते हैं कि ये जो कालक्रम था 1206 से लेके 1290 तक का, तो कालक्रम आपका 1206 से लेके 1526 तक का जो कालक्रम था दोस्तों, 1206 से लेके 1290 वाली तो हमने बात कर ली थी। और जिसमें क्या था कि तीन आपके थे, पहला ऐबक, फिर इल्तुतमिश, और तीसरा जो था आपका तो बलबन। अब 1206 से लेके और मुगल काल तक का कालक्रम जो 1226 है, इसमें कुल 5 राजवंश आए थे आपके। ये 5 वंश आए थे जिन्होंने लगभग आपका 350 साल तक शासन किया था। अब दोस्तों कई बार इसमें पूछ लिया जाता है कि आपके जो
दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा जो शासन करने वाला था वो कौन सा वंश था? तो वो आपका तुगलक वंश था, जिसमें 3 शासक हुए थे। कुल मिला के उन्होंने 94 ईयर्स वहां पे आपका राज किया था। खिलजी वंश भी काफी टाइम तक किया था, इन्होंने भी 30 वर्ष तक आपका शासन किया था। अगर शासकों की बात करें दोस्तों, कि एक शासक जो है पर्टिकुलर वंश के अलावा एक शासक किसी ने सबसे ज्यादा किया है, तो वो कौन सा है? आपका बहलोल लोदी है, लोदी वंश का, जिसने 38 ईयर्स वहां पे शासन किया था। और उसके बाद जो है फिरोज तुगलक, जो तुगलक वंश का है, और तुगलक वंश ने कुल मिलाकर भी सबसे ज्यादा किया था। और उसमें भी आपका फिरोज तुगलक है, उसने सबसे ज्यादा 37 ईयर्स वहां पे शासन किया था। सल्तनत का बड़ा साम्राज्य जो था दोस्तों, वो किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। और हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो काफी आपका पढ़ा लिखा था, विद्वान था, लेकिन उसकी सारी योजनाएं, जिन योजनाओं के बारे में जब हम मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ेंगे तब जानेंगे कि कुछ ऐसी योजनाएं 2-3 वो लेके आया था जो सारी उसकी फेल हो गई और बाद में ये कहा जाता है पढ़ा लिखा विद्वान और था, लेकिन मूर्ख आपका क्या था? शासक था। तो ये किसके लिए कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। अब इसके शासनकाल में 23 आपके क्या थे? स्टेट थे। दोस्तों अगर बात आए कि ये तुर्की जो साम्राज्य है या ये जो दिल्ली सल्तनत है, इसका अंतिम शासक कौन है? तो इसका अंतिम शासक था दोस्तों सुल्तान नसरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। और यही जो है इसका अंतिम सुल्तान दिल्ली सल्तनत का माना जाता है। ये कुछ बातें जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने की थी। ये कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो थे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो हमने आपको बताए। अब दोस्तों शुरुआत होती है हमारे आज के लेक्चर की, और पहली शुरुआत करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो हमने पहले भी बताया था आपको, मोहम्मद गोरी का दास था। और मोहम्मद गोरी जो है भारत पे आक्रमण किया और भारत का जो उत्तरी भारत का जो प्रभारी है वो किसको नियुक्त कर दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और उसी से कहानी जो है शुरू होती है आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये जो ऐबक है ये तुर्किस्तान का व्यक्ति था और इसके माता पिता जो थे वो तुर्क थे। इस क्षेत्र में दोस्तों क्या हो रहा था? इस क्षेत्र में आपकी दास प्रथा जो थी वो उसका बड़ा प्रचलन था। कहाँ पे? इसके तुर्किस्तान जो है वहां पे दास प्रथा थी कि लोग जो है किसी को पकड़ के अपना दास बना लेते थे। शासक वर्ग जो है वो दासों को बहुत सहायता देता था आपका। तो ये किसके क्षेत्र में होता था? इसी के क्षेत्र में होता था। और इस दास प्रथा को आपका लाभप्रद भी माना जाता था। दासों को पकड़ के, किसी व्यक्ति को पकड़ के दास बनाया जाता, फिर उसको शिक्षा दी जाती उचित, और प्रशिक्षण जो है लड़ाई का वो दिया जाता, और उन्हें राजा के हाथ में फरोख्त यानी बेच दिया जाता था। पहले कोई व्यक्ति क्या करता? किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को पकड़ लेता, उससे पढ़ाता लिखाता, उसे लड़ाई का प्रशिक्षण देता, और जब वो बिल्कुल तैयार हो जाता आपका, तो उन्हें राजा को क्या कर दिया जाता? फरोख्त कर दिया जाता। तो कई बार ये शब्द भी आ जाते हैं कि फरोख्त जो है वो क्या है? फरोख्त का मतलब हो गया बेचना। और वो कुछ रुपए लेके उस व्यक्ति को, राजा को दे देता था, और उस दिन से वो आपका क्या बन जाता था? राजा का दास बन जाता था। राजा के लिए उसकी सेना, उसका राजा के लिए ऑर्डर मानना उसके लिए कंपलसरी हो जाता था। अब यहाँ पे यही कहानी जो है वो किसके साथ होती है? आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ होती है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसे एक व्यापारी के हाथों बेच दिया जाता है दोस्तों, और व्यापारी ने उसे फिर निसापुर काजी के फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी, ये आपका सिंगल नाम है, एक काजी था जिसका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी, उसको बेच देता है। अजीज कूफी क्या करता है? इस बालक को प्रशिक्षण देता है, सैन्य प्रशिक्षण देता है, धार्मिक प्रशिक्षण देता है, और उसके बाद अब्दुल अजीज कूफी की मृत्यु होती है। तो उसके बाद उसके पुत्र जो होते हैं वो पुत्र क्या करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी के पास भेजते हैं या मोहम्मद गोरी को बेच देते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न जो दोस्तों आपके पास बनता है वो ये बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसको पहली बार दास प्रथा के रूप में किसको सौंपा गया था? तो हमारा जो, हम ये जानते हैं, हम जब भी इतिहास को पढ़ते हैं तो हम एक बात ही जानते हैं कि मोहम्मद गोरी जो था उसका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले हमें यही लगता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है
उसको किसको बेचा गया था? मोहम्मद गोरी को, जबकि ये सही नहीं है दोस्तों। उसको सबसे पहले जो बेचा गया था वो आपका काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी को बेचा गया था, और कूफी ने आगे किसको बेचा था? मोहम्मद गोरी को बेचा था। तो जब तक मोहम्मद गोरी के पास आया था उस टाइम तक एक बार जो है आपका ये बिक चुका था पहले कूफी के हाथों से, और कूफी ने भी आगे नहीं बेचा था उसको। आगे किसने बेचा था? कूफी की मृत्यु के बाद में उसके पुत्र जो थे उस पुत्रों ने बेचा था। तो यहाँ तक की कहानी जो कुल मिला की ये है कि तुर्किस्तान जो था वहां पे दास प्रथा प्रचलित थी, और दास प्रथा जो थी उसमें गुलाम बनाया जाता था, उसमें पढ़ाया लिखाया जाता था, सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था, और उसके बाद उसको व्यक्ति को फरोख्त किया जाता था, यानी बेच दिया जाता था। अब यही कहानी जो है किसके साथ होती है? ऐबक के साथ। और कितनी बार होती है? आपकी 2 बार। पहले कूफी को बेचा जाता है किसी व्यापारी के द्वारा, हालांकि उस व्यापारी का नाम जो है वो अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। कोई व्यापारी था, उसने कूफी को बेचा, और कूफी ने आगे आपका मोहम्मद गोरी को बेच दिया। अब दोस्तों देखिए कि इसका ऐबक नाम क्यों है। अब इसका ऐबक नाम क्यों है? कुतुबुद्दीन तो इसका नाम था, लेकिन ऐबक क्यों लगाया गया? तो दोस्तों देखिए कि ऐबक जो है वो क्या क्यों लगाया गया उसका? उसको नाम क्या था? कुतुबुद्दीन था। उसका नाम जो था वो क्या था? आपका कुतुबुद्दीन था। और इतिहास जो है तबकात नासिरी वो कहती है कि उसकी छोटी अंगुली जो थी वो छोटी अंगुली टूट गई, और इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ऐबक हो गया। ऐबक का मतलब उस टाइम क्या था? ऐबक का मतलब था पंगु, कि कोई आपका शरीर का अंग अगर नहीं है या टूटा हुआ है, कम है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था? ऐबक कहा जाता था। तो इसके अंगुली टूटने के कारण हाथ से पंगु हो गया, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? ऐबक कहा गया। जबकि कुछ इतिहासकार जो है वो ये मानते हैं कि ऐबक उसको इसलिए नहीं कहा गया, ऐबक एक जाति थी, एक कास्ट थी, इसलिए इसको ऐबक कहा गया। अब कुछ इतिहासकार फिर इसके बाद में ये कहते हैं कि ऐबक है वो ना तो जाति थी, ना आपका शरीर से पंगु था, बल्कि इसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता जो है इसलिए इसको ऐबक कहा गया, क्योंकि ये आपका क्या था कि चंद्रमा के समान माना गया था, इसलिए इसको कुतुबुद्दीन ऐबक नाम दिया गया। अब एक अन्य जो व्यक्ति है फतेह मुदबिर, इस फतेह मुदबिर के अनुसार मोहम्मद गोरी जो है वो 1205 से लेके 1206 तक आपका खोखर जो होते हैं उनको हराता है। महमूद गोरी जो है या मोहम्मद गोरी जो है वो क्या करता है दोस्तों? 1205 और 1206 कल भी हमने पढ़ा था, इसमें खोखरों को हरा के कहां पे चला जाता है? गजनी वापिस चला जाता है, और इसके बाद औपचारिक रूप से वो कमान किसको देता है? ऐबक को देता है, और यहीं से ऐबक शासन काल की शुरुआत होती है। भारतीय जो ठिकाने थे उसके गोरी के, उसका प्रतिनिधि किसको नियुक्त करता है? आपका ऐबक को करता है, और ऐबक जो है वो शासन की अपनी शुरुआत वहीं से करता है। अब उसको नियुक्त करके उसको एक पद दिया जाता है दोस्तों, जिसको कहते हैं मलिक। ये पद प्रदान करता है, उसे वली अहद या उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। उसे कौन सा पद देता है? मलिक। मलिक का पद उसे प्रदान करता है, और उसे अपना वली हैद या उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है भारत के अंदर। गोरी ने उसे अमीर ए आखुर जो है वो भी नियुक्त किया था। अमीर ए आखुर का मतलब होता है दोस्तों अश्वशाला का प्रभारी जो होता है, उसे अमीर ए आखुर के नाम से जानते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों कि मोहम्मद गोरी जो थी उसके कोई संतान नहीं थे, इसको नियुक्त क्यों करता है? इसको नियुक्त क्यों करता है आपका? उसके पीछे एक रीजन था। रीजन ये था कि मोहम्मद गोरी जो था उसके कोई संतान नहीं थी, ना तो बेटा था ना बेटी थी, और वो जिस परिस्थिति के अंदर था, जिस कारण से तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, वो तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी कि वो वापस गजनी की तरफ जा रहा था। तो इसलिए भारत में कोई ना कोई व्यक्ति जो है उसके साम्राज्य को संभालने के लिए आपका आवश्यक था, और इसी परिस्थिति की वजह से वो क्या कर पाया कि अपना कोई निर्धारित या ठोस जो है वो निर्णय नहीं कर पाया, और जल्दबाजी में अपने दास जो था उसका सर्वाधिक कह सकते हैं कि विश्वास पात्र जो दास था उसको
अपना भारत का साम्राज्य जो है वो सौंप देता था, वो कौन था? आपका ऐबक था। अब दूसरा व्यक्ति जो है इतिहासकार मिनास उस सिराज, वो कहता है कि गोरी ने एक बार ये भी कहा था कि अन्य सुल्तानों के जो है 1000 बेटे हो सकते हैं या कितने भी बेटे हो सकते हैं, लेकिन अन्य जो सुल्तान है उन्होंने कहा कि उनके एक बेटा हो सकता है, लेकिन मेरे 1000 बेटे हैं। और 1000 बेटे किसको कहा था? उन दासों को कहा था। और उन 1000 बेटों में भी क्या है, एक सर्वाधिक योग्य बेटा है, वो कौन था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ये इसको बेटे के रूप में मानता था और इसको जो है सर्वाधिक आपका विश्वास पात्र मानता था, इसलिए भारत की जो कमान है वो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही कमान जो है वो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को जब वो अपनी कमान सौंपता है तो उस कमान सौंपने के बाद में होता क्या है दोस्तों? देखिए, होता ये है कि उस टाइम पे उसके पास 3 दास थे मोहम्मद गोरी के। और मोहम्मद गोरी के 3 दास कौन से थे? एक तो यलदूज था, दो जो आपका ताजुद्दीन यलदूज कहा जाता है, एक नसरुद्दीन कुबाचा है और एक ऐबक है कुतुबुद्दीन। तो आपको यलदूज नाम याद रखना है, कुबाचा याद रखना है और ऐबक याद रखना है। ये 3 उनके क्या थे? दास थे। और इन तीनों दासों को अलग अलग आपका जो मोहम्मद गोरी का साम्राज्य था उसका अलग अलग भाग जो है वो उसके प्रतिनिधि के रूप में उसको सौंपा जाता है और उनको प्रतिनिधि बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अब देखिए कैसे बांटा जाता है इसको दोस्तों, कि आपका तीनों जो है अपने साम्राज्य को एक साथ बांट लेते हैं। और ये साम्राज्य जो है मैं आपको बताऊंगा। ये आप मैप देखिए दोस्तों, और इस मैप में देखिए आप कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो है यलदूज आ जाता है, यहाँ पे यलदूज को मिल जाता है, ये वाला जो हिस्सा है ये नसरुद्दीन को मिल जाता है और ये वाला जो है वो ऐबक को मिल जाता है। अब कौन कहाँ कहाँ का बना ये देखिए आप, कि यलदूज जो था वो कहाँ पे बना था? गजनी का बना था। ये क्या है आपकी, ये दोस्तों गजनी है। इसका तो कौन था? यलदूज। ये यलदूज ने इसको संभाला। दूसरा जो है कुबाचा, जो सिंध और मुल्तान का था। ये आपका क्या है दोस्तों? ये सिंध और मुल्तान है। और इसका कौन बना था? इसका बना था कुबाचा। और ये जो है वो क्या है? आपकी दिल्ली है। और दिल्ली का आपका कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। तो इस प्रकार से इसके तीनों दासों ने शासन जो था गोरी का उसको 3 भागों में बांट लिया और तीनों के अपने अपने प्रतिनिधि के तौर पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ा जो था वो कौन सा था? ऐबक के पास था। दिल्ली वाला जो था वो ऐबक के पास था। अब दोस्तों होता क्या है, होता ये है कि ये तीनों ही आपके क्या थे? शक्तिशाली थे, तीनों ही दास थे और तीनों ही आपके मोहम्मद गोरी के दास थे, इसलिए तीनों अपना बराबर हक मानते थे। अब दोनों तीनों जो है वो शक्तिशाली थे, समान इनके बीच था और उसमें योग्यतम जो व्यक्ति था वो ही गद्दी प्राप्त कर सकता था। तो इसमें कौन था सबसे योग्यतम? ऐबक था। और ऐबक जो है वो 25 जून 1206 को दिल्ली का शासक नियुक्त किया जाता है। इसकी डेट जो है वो आप याद रखिए, 25 जून 1206 को जो है ऐबक दिल्ली का सुल्तान बनता है, दिल्ली का जो है शासक बनता है। हालांकि सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी, वो भी बात आगे करेंगे हम। अब दोस्तों इसका कालक्रम जो है वो 3 भागों में आपका बांटा गया। पहला आता है 1190 से लेके 1206 तक का, दूसरा आता है 1206 से 1208 तक का और तीसरा जो है 1208 से 1210 तक का इसका कालक्रम आता है। अब इन कालों में इसने क्या क्या किया वो देखिए दोस्तों। देखिए गोरी की मृत्यु के बाद, गोरी की मृत्यु होती है और गोरी की मृत्यु के जस्ट बाद में उसका उत्तराधिकारी महमूद गजनी का शासक बनता है गियासुद्दीन, लेकिन उसने अपने शासन का त्याग करके किसको दे दिया था? यलदोज को गजनी का गद्दी दे दी।
1190 से 1206 ईस्वी तक कार्यकाल गौरी के प्रतिनिधि के रूप में ये करता रहा था। और इस दौरान भारतीय सूबों का इसको प्रतिनिधि जो है वो नियुक्त किया गया था। और ऐबक के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने अजमेर और कालिंजर को भी जीता था। तो ये 1190 से 1206 तक का इसके प्रतिनिधि के तौर पे इसका कालक्रम दोस्तों रहा था। 1206 से 1208 वाला था, उसमें क्या था कि विभिन्न प्रदेशों का आपका सिपलस आ रहा था, मलिक बना था, और उसने सुल्तान की उपाधि हालांकि धारण नहीं की थी, और अपने नाम का कुतबा जो है वो भी नहीं पढ़वाया था, और ना ही उसने सिक्के चढ़ाए थे। तीन बातें हमें ध्यान में रखनी है ऐबक के बारे में। ऐबक जो था उसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, जैसा कि हमने देखा कि महमूद गजनी जो था गजनी, उसने पहले सुल्तान के रूप में आपका काम किया था कि सबसे पहले उसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया था, इस्लाम का रक्षक घोषित किया था। लेकिन यहाँ पे जो है ऐबक ना तो सुल्तान घोषित करता है, ना सुल्तान की उपाधि धारण करता है, ना उसने अपने खुतबा मीन्स जो शुक्रवार की नमाज होती है उस नमाज में अपना नाम दिया, और ना ही उसने कोई सिक्के चलाए जिससे ये लगे कि वो एक शासक के रूप में काम कर रहा है। वो अपने आप को आज भी एक दास के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा था, दास के रूप में वहां पे शासन जो है वो चला रहा था। वो जो है दिल्ली का सुल्तान किसको मानता था, वो अभी भी मोहम्मद गौरी को मानता था, और मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के तौर पे काम करता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम सुल्तान नहीं था, तो फिर दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना कौन? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान उसके जस्ट बाद में आने वाला उसका दामाद और उसका दास जो है वो कौन था? इल्तुतमिश, और वो इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है। अब दोस्तों देखिए, यल्दौज और कुबाचा के बीच में, कुबाचा के प्रति मित्रता की भावना ये रखता है आपका यल्दौज, हमने पढ़ा था, और कुबाचा जो सिंध में था ये आपका गजनी की तरफ था। इसके बीच में मित्रता की भावना रखी, लेकिन यल्दौज द्वारा अपने आप को गौरी का प्रतिनिधि मानने के कारण, अब यहाँ पे गजनी में क्या होता है, गजनी जो था वो दोस्त छोटा एरिया था, और छोटे एरिया होने के कारण यहाँ पे यल्दौज जो है वो पंजाब पे आक्रमण करता है। और वो आक्रमण इसलिए करता है कि वो भी ये मानता था कि मैं भी आपका ऐबक की तरह ही आपका गौरी का दास हूँ, तो दिल्ली जो सल्तनत है, दिल्ली जो सल्तनत है उस पर मेरा भी हक है। इसलिए पहला जो आक्रमण है वो किस पे करता है? पंजाब पे करता है। अब इस आक्रमण में ऐबक ने मजनी एक स्थान का नाम है, तो ऐबक भी इधर से क्या करता है, इसके सामने आक्रमण करता है, अपनी रक्षा करता है, और 1208 में वो यल्दौज से छीन लेता है मजनी को, जो गजनी है, सॉरी गजनी को भी ये क्या कर लेता है, यहाँ पे छीन लेता है। और इस कारण 1208 में गयासुद्दीन महमूद जो है, जो मोहम्मद गौरी का भतीजा था, ने ऐबक को दास्ता से मुक्त करते हुए प्रतीक के रूप में छत्र भेजा था। तो पहली बार जो है 1208 में आपका कौन दास्ता से मुक्त होता है? ये ऐबक होता है। और इस सामान को लाने वाले, जो छत्र को लाने वाले थे, वो कौन से थे? हसन निजामी थे। अब देखिए यहाँ पे यल्दौज को हरा देता है, तो वह भारत का शासक बनते समय तकनीकी रूप से गुलाम था। जब उसने 1206 में आपका शासन ग्रहण किया था तो आपका क्या था? गुलाम था, लेकिन 1208 में इसको मुक्त कर दिया जाता है दास्ता से। अब दोस्तों देखिए कि बंगाल में उस समय आपका बख्तियार खिलजी था, और जिसकी हत्या अली मर्दान ने आपकी कर दी थी। अली मर्दान भाग के किसके पास आता है? अली मर्दान भाग के ऐबक के पास आता है, और अंत तक उसका वफादार बना रहता है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो आपका ऐबक का सबसे वफादार था वो कौन था? अली मर्दान था। और एक अधिकारी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किए जाने के प्रमाण भी हमें मिलते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को भी इसने ही नष्ट किया था। ऐबक जो है वो दोस्तों यल्दौज की पुत्री से विवाह कर लिया। अब ऐबक जो है यल्दौज को हरा देता है, हरा के यल्दौज जो है की पुत्री से वो क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। और दूसरी तरफ आपका कुबाचा जो कहां पे बैठा था? सिंध में बैठा था, इससे अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। अब देखिए वहां पे तीन व्यक्ति हमने देखे, पहला ऐबक जो दिल्ली में था, यल्दौज जो आपका गजनी में था और उसको हरा देता है जब पंजाब पे वो आक्रमण करता है। तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो एक दुश्मन उसका बना रहता है, और उस दुश्मन को खत्म करने के लिए
ये एक रणनीति अपनाता है ऐबक, जो क्या करता है आपकी कि अपनी जो उसकी जो पुत्री होती है यल्दोज की या यल्दूज की, उससे तो खुद विवाह कर लेता है। और दूसरी तरफ जो कुबाचा जो सिंध में, उससे भी उसको खतरा था, उसको अपनी पुत्री से उसका विवाह कर देता है, अपना दामाद बना लेता है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, रिलेशनशिप करके और दोनों को अपना दास जो है वो बना लेता है। तो एक प्रकार से उसके प्रारंभिक जो खतरे थे उसको बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिए, ऐबक ने उनको प्रारंभिक खतरों का आपको नष्ट कर लिया। अब ऐबक ने अपने दास, जिसे 1197 ईस्वी में अनहिलवाड़ के युद्ध में इल्तुतमिश को खरीदा था। अब इल्तुतमिश देखिए कि ऐबक जो है 1197 में किसको खरीदता है, आपका इल्तुतमिश को। इसीलिए कहा जाता है इल्तुतमिश जो था वो किसका दास था, आपका ऐबक का था। और इसको खरीद के अपनी जो बेटी है, एक उसकी दूसरी बेटी, उसका विवाह किससे कर देता है, इल्तुतमिश से कर देता है। एक का तो विवाह जो है कुबाचा से करता है, दूसरी का विवाह जो है आपका इल्तुतमिश से कर देता है। ऐबक बहुत बड़ा दानी था दोस्तों, इसीलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। और इसको हाथियों से प्रेम था, इसलिए इसकी एक उपाधि पील बख्श भी है। तो ये हाथियों से प्रेम के कारण इसको पील बख्श, और दानी होने के कारण इसे हाथ जो है लाख बख्श कहा जाता था। और एक उपाधि इसकी और भी है, वो है हातिमों का हातिम। ये भी इसके लिए ही यूज होती है। इसकी दोस्तों आवाज बड़ी सुंदर थी, इसके लिए इसको कुरान बख्श भी कहा जाता था। ये सब इसकी उपाधि है। अब दोस्तों देखिए, विभिन्न इतिहासकारों की दृष्टि से कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसकी क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या उसकी खास बातें थी। मिनहास सिराज कहते हैं कि दानी होने के कारण इसे हातिम द्वितीय भी कहा जाता था, ये उपाधि है। हबीबुल्लाह कहते हैं कि उसमें तुर्कों की निर्बलता और फारसियों की परिष्कृत जो अभिरुचि और शालीनता है वो पाई जाती है। वो कहते हैं दोनों का आपका क्या है, मिश्रण है, पहला तुर्कों का और दूसरा फारसियों। मोहम्मद हबीब जो इरफान हबीब के पिता थे, उसने कहा कि राजनीतिक कुशलता का प्रतीक जो है वो कौन था, आपका ये था। और ये इसलिए कहते हैं कि इसने आपका यल्दोज और कुबाचा जो है, और यहाँ तक कि इल्तुतमिश जो है उसको भी अपने अंडर में कर लिए, दास बना लिए। तो ये इनकी राजनीतिक कुशलता जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अबुल फजल जो है, जिसने महमूद गजनी पे निर्दोष व्यक्तियों का खून बहाने का आरोप लगाया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रशंसा करता है और लिखता है कि बड़े और महान कार्य के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में उसने किसी नवीन संस्था का निर्माण नहीं किया, और जिस अब्बासी गजनी और भारतीय परंपरा का अनुपालन किया, वही प्रवृत्ति शासकों द्वारा भी किया गया, बाद में भी इस प्रवृत्ति का किया गया। उसकी सेना में तुर्क भी थे, गोरी भी थे, खुरासानी भी थे, खिलजी भी थे और हिंदुस्तानी सैनिक भी थे। तो अबुल फजल जो है इसे क्या कहता है, अनेकता में एकता स्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट करता है। अब दोस्तों देखिए आगे इसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका क्या क्या योगदान है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो दोस्तों साहित्य में उसका जो योगदान रहा, साहित्य और कला, लिटरेचर और आर्ट में आपका, तो वो इसका बड़ा संरक्षक था। और तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फकरे मुदगिर को उसका संरक्षण प्राप्त था, उन्होंने अपने ग्रंथ भी इसको समर्पित किए थे। तो कह सकते हैं कि हसन निजामी जैसा व्यक्ति और फकीर मुदबिर जैसा व्यक्ति जो है वो किसके संरक्षण में रहता था, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के। अब हसन निजामी की पुस्तक है ताजुल मासिर और फकीर मुदबिर की पुस्तक है आदाब उल हरफ, और एक दूसरी पुस्तक है इनकी अल सुजाता। तो इस ग्रंथों की रचना भी किसके काल में हुई थी दोस्तों, आपके ऐबक के काल में हुई थी। स्थापत्य कला की बात करें, अभी तक हमने साहित्य की बात की थी, तो दोस्तों दिल्ली के अंदर आपका इन्होंने काफी विकास किया था। दिल्ली और अजमेर में दो मस्जिदें बनवाई थी 1195 और 1199 में। के बीच में दिल्ली की पहली जो मस्जिद है, जिससे और ये इसके बारे में क्वेश्चन हर बार आता है कि दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद जिसे कुव्वत उल इस्लाम के नाम से जाना जाता है, इस मस्जिद का निर्माण भी इसने करवाया था।
ये मस्जिद आपकी भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद मानी जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, कुव्वत ए इस्लाम जो है, या कुव्वत उल इस्लाम इसको कहा जाता है, जो पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित की गई थी। और कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 27 जैन मंदिरों के ध्वंसावशेष जो है उनको गिरा के उस पर बनाया गया है। कौन सी आपकी कुव्वत अल इस्लाम, ये मस्जिद जो है बनाई गई। दूसरी मस्जिद इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में गिरा के और उसका निर्माण जो है वो करवाया था, और इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसी स्थल पे अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत जो है पाठशाला थी। कहा जाता है कि उसकी जगह तो क्या था कि एक मंदिर था पृथ्वीराज थर्ड का बनाया हुआ, जो दिल्ली का पहले सुल्तान के रूप में वहां पे जो कह सकते हैं कि आदि जो सुल्तान थे उसमें माना जाता है। पहला जो अनंगपाल था और उसके बाद जो है चौहान वंशों में पृथ्वीराज थर्ड थे। तो वो उनके जो है उनके ऊपर और 27 जैन मंदिरों के ऊपर बनाई गई थी। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसमें यह ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यहाँ पे विग्रहराज चतुर्थ जो है उनकी बनाई हुई क्या थी, एक संस्कृत की पाठशाला थी, और इस संस्कृत की पाठशाला के ऊपर ये बनाई गई थी, जहाँ पे आज भी हरिकेली नाटक के कुछ अंश जो है वो हमें दिखाई देती है कि हरिकेली नाटक जो है उसके अंश उसकी दीवारों पे लिखे होते हैं, लिखे रहते हैं या लिखे हैं। इस कारण से इसको क्या माना जाता है कि संस्कृत पाठशाला के स्थान पे ये आपका 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1199 ईस्वी में आपका सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में तीसरा जो बनाते हैं वो बनाते हैं कुतुब मीनार, जो आपकी काफी प्रसिद्ध है और जिसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसका निर्माण शुरू करवाया, लेकिन ये मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो सका, और इसका बाद में जाके विभिन्न जो आपके सल्तनत काल के शासक थे, जिनमें मुख्य नाम आपका इल्तुतमिश का आता है, उसने इसको पूरा करवाया था। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार जो है वो राजा विक्रमादित्य के राज्यकाल में प्राचीन हिंदी नक्षत्र निरीक्षण स्तंभ था, और जो अरबी भाषा में बताया गया है कि यह स्तंभ एक कुतुब मीनार यानी उत्तरी ध्रुव के निरीक्षण का केंद्र कहा जाता है। कुतुब मीनार का मतलब होता है उत्तरी जो ध्रुव है, नॉर्थ जो पोल है, उसका आपका निरीक्षण करने वाला जो केंद्र है उसकी बात करते हैं, जिसे बाद में 1230 और 31 में जाके आपके इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और कुतुबी निर्माण से उत्तरी भारत में एक नई स्थापत्य शैली जो है उसका विकास हुआ, और कुतुबुद्दीन ऐबक के पास समय का अभाव रहा और अपने जीवन में दिल्ली सल्तनत जो है उसको वो पूरा नहीं कर पाया। हम देखते हैं 1206 से लेके 1210 तक का ही उसका कालक्रम जो है वो था। इससे पहले 1190 से लेके 1206 तक तो वो केवल प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहा था। और दोस्तों कुतुब मीनार की जो कुतुबुद्दीन ऐबक है सॉरी उसकी मृत्यु होती है, और उसके बाद उसका अगला शासक जो बनता है इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच का जो एक शासक होता है, जिसका कोई विशेष रोल नहीं है, केवल एक बार बनाया जाता है और उसके बाद जो है इल्तुतमिश उसे हरा देता है और खुद गद्दी हासिल कर लेता है। उसका नाम था आराम शाह। इसके बारे में भी थोड़ी बहुत डिटेल जो है एक वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका कि राजनीति में कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या उपलब्धियां थी। ऐबक जो था वो क्या था कि वजीर का पद उसने लिया था, वजीर का पद उसने प्रचलित किया था, और उसने सबसे पहले फकीह मुदगिर जो को पहला वजीर नियुक्त किया था। फकीह मुदगिर जो है वो भारत के पहले राजनीतिक विचारक भी माने जाते हैं। अब दोस्तों ये बात हमने जान ली कि उसने स्थापत्य कला शैली की विकास किया था, उसने कुतुब मीनार बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, और कुछ जो है इस तरह के काम उसने किए थे। हालांकि उसका शॉर्ट पीरियड था, इसलिए वो कोई विशेष काम आपका वहां पे नहीं कर पाया था। ये भी बात हमने जान ली है। अब दोस्तों देखिए कि इसकी मृत्यु को लेके आपके क्या क्या विचार जो है वो आते हैं। ये कहा जाता है कि 1210 में आपका चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी जीन के अंदर क्या था, जीन के पायदान में एक नुकीला भाग था और उसकी छाती में धंस गया,
और लाहौर में ही मर गया, पर उसे दफनाया नहीं गया था। लाहौर में मर गया और लाहौर में क्या किया गया, उसको दफना दिया गया। और ये दारुन और दोगला मुस्लिम पशु एक पशु के हाथ से ही मारा गया। ये कहा जाता है कि दोगला या दारुन एक मुस्लिम पशु होता है, उस पशु के हाथ से ये क्या किया गया, मारा गया। अब दोस्तों इसमें एक अन्य जो आपकी धारणा आती है वो ये कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत जो है वो इतिहास में पोलो को खेलते हुए, या मौत जो है वो पोलो खेलते हुए उसकी मौत बताई जाती है। लेकिन अफगान जो तुर्क है वो कभी पोलो का खेल खेलते ही नहीं थे। ये नवीन जो शोध है उसमें बताया गया दोस्तों। और वो कहते हैं कि तुर्क जो लोग थे, अफगान तुर्क लोग थे, वो एक खेल खेलते थे जिसका नाम है बुजकसी। और बुजकसी क्या होता था, बुजकसी एक खेल होता था जो अफगानिस्तान में आज भी खेला जाता है। उसमें क्या किया जाता है, एक बकरे को मारा जाता है, बकरे को मार के उसे लेकर घोड़े पे भागते हैं। पहले एक बकरा है मान लो, उसको मार दिया जाता है, फिर घोड़े पे लेके ये व्यक्ति जो है क्या करते हैं, भागते हैं। और जो सबसे पहले उसे लेकर मंजिल तक पहुंच जाता है वो क्या होता है, विजेता होता है। ये जो है किसमें होता है, आपका बुजकसी में दोस्तों होता है। अब ऐसा हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने अजमेर के विद्रोह को कुचलने के बाद राजस्थान के अनेक इलाकों में कहर बरपाया था। और उसका सबसे बड़ा जो विरोध हुआ था वो दोस्तों यहाँ पे उदयपुर के राजा ने किया था, परंतु कुतुबुद्दीन उसको हराने में आपका कामयाब हो जाता है। तो कई बार जो नवीन शोध के अनुसार ये पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे ज्यादा जो विरोध करने वाला था राजस्थान के अंदर वो कौन सा शासक था, तो वो उदयपुर का राजा था। उसने धोखे से राजकुंवर को बंदी बना लिया जो उसका बेटा था, और उसको जान से मारने की धमकी देकर राजकुंवर और उसके घोड़े का नाम था सुब्रक, उस सुब्रक को पकड़ के कहां पे ले जाता है दोस्तों, वो लाहौर चला जाता है, लाहौर ले जाता है। और एक दिन राजकुंवर ने कैद से भागने की कोशिश करता है वहां पे, लेकिन वो पकड़ लेता है। और इस पे कुतुबुद्दीन जो है वो क्रोधित हो जाता है। वो कहता है कि राजकुंवर ने भागने की कोशिश कैसे की, इसलिए उसका सिर काटने का आदेश जो है वो दे देता है। और दरिंदगी दिखाने के लिए उसने कहा कि बुजकसी खेला जाएगा। उसने ये कहा कि राजकुमार का सिर जो है उसको लेके, अब जो बुजकसी खेल में आपका पहले जो बकरे का सिर लेके चलते थे उसकी जगह क्या है, इस राजकुमार का सिर लेके चलेंगे और बुजकसी खेल जो है इससे संपादित करेंगे। और अब होता क्या है कि हमने देखा था कि बुजकसी जो था उसमें बकरे का सिर लेके किस पे भागते थे, घोड़े पे भागते थे। तो अब होता यह है कि घोड़ा जो किसको चुना था, उसने जो राजकुमार का घोड़ा जिसको वो साथ में लाया था उदयपुर से लाहौर, उसका नाम सुब्रक था और उसने सुब्रक को ही चुन लिया। अब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो सुब्रक राजकुमार को वहां पे बांध दिया जाता है और सुब्रक को लेके अपनी टोली के साथ जन्नत बाग में पहुंचता है। और राजकुमार जो है वो जंजीरों से बंधा हुआ था। राजकुमार का सर काटने के लिए जैसे ही उसने जंजीरों को खोला तो सुब्रक ने उछलकर कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी पीठ से नीचे गिरा दिया और अपने पैरों से उसकी छाती पे कई प्रहार किए, जिससे कुतुबुद्दीन जो है वो मर गया। अब सिपाही जो है कुछ समझ पाते उससे पहले ही राजकुमार सुब्रक पर सवार होकर वहां से निकल गए। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सैनिक थे उन्होंने उसका पीछा किया, लेकिन कई दिन और कई रात तक आपका सुब्रक राजकुमार को लेके वहां पे दौड़ता रहा और स्वामी को लेके उदयपुर महल के सामने आकर वो रुक गया। राजकुमार तो वहां पे उतर गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा तो घोड़ा जो है वैसा का वैसा खड़ा रहा। इसका मतलब घोड़ा वहां पे मर गया। ये जो है हम ये नहीं कह सकते कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कितना सही है, लेकिन ये कहानी के रूप में एक प्रचलित है जो नवीन शोध है उसमें बताते हैं। अब यहाँ पे इसकी आलोचना जो है वो दोस्तों वामपंथी इतिहासकार करते हैं। वामपंथी इतिहासकार कहते हैं कि ये केवल और केवल आपकी कहानी है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। ऐबक के शासनकाल के समय मेवाड़ के राजा मंथन सिंह थे जो 1191 से आपके 1211 तक का समय था।
जबकि रण सिंह और करण सिंह फर्स्ट का कार्यकाल 1158 से लेके 1168 रहा था। इन दोनों के दरमियान क्षेम सिंह, सामत सिंह और कुमार सिंह भी मेवाड़ के शासक रहे और मेवाड़ में राणा राजवंश के करण सिंह सेकंड का शासन काल जो है वो 1620 से लेके 1628 तक था। यानी ये राजा तो कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या था दोस्तों, 400 साल का डिफरेंस जो है वो वामपंथी इतिहासकार अपने सोर्सेस के माध्यम से बताते हैं। तो ये जो कहानी अभी तक हमने पढ़ी थी राजकुमार और सुब्रत घोड़े की, उसमें वो कुतुबुद्दीन ऐबक और उस कहानी वाले जो पात्र थे उनके बीच में आपका 400 साल का डिफरेंस बताते हैं। तो ये जो है 400 साल किस कोई व्यक्ति जिंदा रहेगा ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कहानी क्या है, आपकी मन घड़त कहानी। दोस्तों अगर कहा जाए कि करण सिंह की, ये कहते हैं कि करण सिंह की अगर बात की जाए तो करण सिंह जो है उसके पास कोई सुब्रक नामक घोड़ा नहीं था, हालांकि वो इसके समकालीन था। उन दोनों के जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और करण सिंह के कालक्रम में आपका 32 ईयर्स का डिफरेंस था, लेकिन जो कहानी का पात्र घोड़ा है वो उसके पास सुब्रक नाम का घोड़ा नहीं था, तो ये भी आपका नहीं हो सकता, करण सिंह भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये केवल और केवल जो राजपूत काल के अंदर, उस काल के अंदर राजकुमार के जो दरबारी कवि थे उनके द्वारा रचित एक घटना है जिसकी वामपंथी इतिहासकार आलोचना करते हैं। अब दोस्तों देखिए दूसरा एक इसके मृत्यु के विषय में एक आता है जो काफी महत्वपूर्ण आपके व्यक्ति है और जिनका नाम है न्यायमूर्ति के.एम. पांडे। के.एम. पांडे की दोस्तों एक पुस्तक है वॉइस ऑफ कंसाइंस की चर्चा। वॉइस ऑफ कंसाइंस जो है वो किसकी है, वो है आपकी इसकी न्यायमूर्ति के.एम. पांडे। न्यायमूर्ति के.एम. पांडे जो है वो अपनी पुस्तक में तवारीख ताजुल के कुछ प्रमाण देते हैं। ये जो पुस्तक है वॉइस ऑफ कंसाइन, इसमें प्रमाण किससे देते हैं, वो तवारीख ताजुल से देते हैं। उसमें लिखा गया है कि विक्रमी संवत 1263 में कुतुबुद्दीन ऐबक बादशाह ने मेरठ शहर राणे बसपाल पासों छुड़ाया था और 700 बड़े बड़े देवालय तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी। यहाँ पे बताया गया है कि कुतुबुद्दीन ने शहर के कई मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई और अनुमान के तहत तो मेरठ की कई मस्जिदें पहले ही मंदिर रही होगी। तो इसके बाद इस महान राजा ने 300 बेजुबान जो जानवर थे उनका कत्ल करवा दिया। किसने, ऐबक ने। और कत्ले आम में उससे इतना मजा आता था कि उसे महान बोला जा रहा है। और सबसे अंत में ये बताया गया कि 1,33,000 लोग जो है उसने मार दिए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे महान राजा ने इतने बड़ा कत्लेआम किया था। इस राजा का सबसे बड़ा मकसद यही था कि भारत में कैसे करके आपका इस्लाम जो है उसको बढ़ाया जाए और यहाँ से धन लूटा जाए। कि तो हम अपने बच्चों को खुश होकर, ये सच कभी नहीं बताते, लेकिन कभी नहीं बताते कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने महिलाओं की इज्जत लूटी और हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था। ये विचार किसके हैं, ये न्यायमूर्ति के हैं, जो अपनी पुस्तक वॉइस ऑफ कंसाइन में इसकी बात करते हैं। दोस्तों देखिए छोटे से कार्यकाल में बड़े जिहाद की बात ये न्यायमूर्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि कुतुबुद्दीन ने अपने छोटे से काल में बड़ा जिहाद जो आपका महमूद गजनी नहीं कर पाया, वो काम कौन कर गया, वो ऐबक कर गया। इसने 27 मंदिर तोड़ के और उसकी जगह क्या बनाया था, उसका भी प्रयोग इसने ही किया था। इस्लाम के अंदर कहीं भी इस तरह की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, जबकि ये लोग ना तो चित्रकारी कर सकते हैं और ना ही फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो कुतुब मीनार जो है उसमें चित्रकला किस मुस्लिम राजा ने बनवाई थी ये भी पता नहीं चला। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है न्यायमूर्ति के अनुसार, ये आपका कह रहा है कि मंदिर को तोड़ के आपकी क्या बनाई गई थी, मस्जिद बनाई गई थी। तो दोस्तों अब इस लेक्चर में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके प्रारंभ से लेके और उसके आखिरी तक की जो चर्चा है वो हमने की है। और इसका महत्वपूर्ण जो काम है जिसके लिए बार बार हम इतिहास की पुस्तकों में इसको जानते हैं, बार बार इसके बारे में कहा जाता है कि ये स्थापत्य शैली का बड़ा महान जो है प्रारंभिक जो आपके तुर्क शासक थे वो माना जाता है। तो उसने कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण करवाया था
और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी कुतुब मीनार के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में निर्माण इसने करवाया था या किसी और ने करवाया था। तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।